All right. So I am gonna begin with calling our first performer of the evening. We have Arnab Sarkar. नमस्कार। नमस्कार अर्नब जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, बताइए, मैं अर्नब पहले सरकार, अपना मैं परिचय खड़गपुर दीजिए। पश्चिम बंगाल से। हाँ, मैं अर्नब सरकार, खड़गपुर से पश्चिम बंगाल। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, आखिरी साल में। ओके, तो आज आप क्या और पेश करेंगे? आज मेरी लिखी एक कविता है जो मैंने हमारे सैनिकों के जो माँ होते हैं वो बड़े चिंता में रहते हैं कि हम हमारे बेटे सरहद पे रहते हैं, उनके लिए बहुत चिंता में रहते हैं और चिंता करना भी जायज है। तो पर चिंता करते करते उनके माँ भी एक सैनिक माँ बन जाते हैं। तो मेरी कविता की शीर्ष है सैनिक माँ। ओके, बहुत खूब। शाम से शाम से इंतजार रहता है, शाम से इंतजार रहता है, शायद दूरभाष की घंटी बजे थे। एक आवाज जिसकी ध्वनि रोज गूंजे, उस आवाज में सुनने को मिले कि माँ मैं सलामत हूँ, कि माँ मैं जल्द लौट रहा हूँ। पर हर बार ये ख्याल मन में आने पे मैं ठहर जाती हूँ। फिर याद है ना, वो मेरा वीर संतान है, इस माँ से दूर जाकर भारत माँ की रक्षा कर रहा है। वो अपने माँ से दूर नहीं, वो इस देश के मातृ सुरक्षा में तैनात है। वो अपने देश भारत माँ का वीर सैनिक है। जय हिंद। मेरी और एक कविता जो मैं आज सुनाने वाला हूँ, ये हम सबको याद रहती है और ये हमारे पहले प्यार के नाम है, ओके, जिसकी खुशबू हमेशा महकती रहती है हमारे जीवन में, कभी न कभी। तो ऐसा है, तेरी खुशबू। एक शुरुआती बरसातों में बिखरे मिट्टी के सुगंध में पनपते हैं तेरी खुशबू। एक शुरुआती बरसातों में बिखरे मिट्टी की सुगंध में पनपते हैं तेरी खुशबू। फूल की पहली उजली पंखुड़ियों से हवा की मुक्त करने वाले सांस हैं तेरी खुशबू। किताब के नए पन्नों में उलझे हुए मन की जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं तेरी खुशबू। मेरे हर यादों में, मेरे हर सपनों में समेटते हैं हमेशा तेरे ख्यालों से, बस तेरी ही खुशबू, बस तेरी ही खुशबू। वाह, धन्यवाद। क्या खूब, क्या खूब। अब हर बार जब आते धन्यवाद। हैं तो आप कुछ खूबसूरत ही लेकर आते हैं अर्नब। और धन्यवाद। हम अभी एक आदत सी बन रही है आपके इन लफ्जों को सुनने की, तो हम अगली बार आप क्या पेश करेंगे वो सुनने के लिए ऑलरेडी उत्सुक हैं। तो जरूर आते रहिएगा और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते अवश्य, रहिएगा। अवश्य, अवश्य। All right. So that was Arnab धन्यवाद। Sarkar for us, and he presented two contrasting poems. One which gets you emotional because it's dedicated about the soldiers and their mothers, and one which is in memory, that how scent can really cause an association, because हम जब कुछ याद करते हैं तो एक खुशबू भी एक याद कुछ करवाने के लिए काफी होती है. So very beautiful emotions there. Thank you so much. We are gonna call on our next participant. Do we have Mahesh Pal?
Okay, I'm not sure we have Mahesh Pal. All right, I can see Manisha. Hey, Manisha, we're going to call on Manisha and we'll call back the other people later. Hi, Manisha. Can you hear me? I can see Manisha, but I don't think Manisha can hear me. Manisha, hi. All right, I think she's facing some technical glitch. We're gonna have her connect, have an admin connect with her. All right, let's listen to Miss Rita Jha. नमस्कार रीता नमस्ते जी। नमस्ते मैम नमस्ते मैं कटक से हूँ आप पहले ओह, भी आ चुकी हूँ कटक से हाँ हूँ जी, हाँ जी। जी। आप तो हमारे संगीत के ओपन माइक्स में भी दिखती हैं और हमारे कलमकार ओपन माइक्स में भी दिखती हैं। जी मैम आती रहती हूँ कहानी और कविता दोनों लिखना मेरा शौक है और तो लिखती आज आप रहती हूँ। क्या सुना रही हैं? मैं कविताएं ही सुनाऊंगी आज 2 कविताएं हैं उन्हें सुनाना चाहूंगी। पहली है अभिलाषा जो एक माँ की तरफ से मतलब लड़कियों के ऊपर है कैसे वो है। हर नारी की होती है एक ही अभिलाषा वो दे एक नए जीवन को परिभाषा वो बनती है जननी और कहलाती माता जोड़ती है जग से अपने सृजन का नाता जोड़ती है जग से अपने सृजन का नाता उसका सृजन जब लेती है काया वही काया बनती है नारी के जीवन की माया वही काया बनती है नारी के जीवन की माया पर जब वह काया होती पुत्री स्वरूपा पर जब वह काया होती पुत्री स्वरूपा तभी क्यों दिया जाता है उस नारी को दोष तभी क्यों दिया जाता है सिर्फ उस नारी को दोष सब मिलकर कोसते उस माता को सब मिलकर कोसते उस माता को जिसमें नहीं है उसका बिल्कुल कोई दोष जिसमें नहीं है उसका बिल्कुल कोई दोष क्यों घर वालों को भी होता है पश्चाताप क्यों घर वालों को भी होता है पश्चाताप क्या बेटी का आना होता है अभिशाप क्या बेटी का आना होता है अभिशाप क्या बेटी ना आए तो बेटा आ पाएगा जग में क्या बेटी ना आए तो बेटा आ पाएगा जग में क्या जीवन आगे बढ़ेगा अगर सिर्फ बेटा ही बेटा हो जग में सोचिए विचारिए बेटी को भी धरा पर बचाइए बेटी पैदा होने पर भी खूब त्योहार मनाइए बेटी पैदा होने पर भी खूब त्योहार मनाइए कुमारी पूजन तब ही बनेगा सुंदर बंधन कुमारी पूजन तब ही बनेगा सुंदर बंधन जब बेटी का होगा जग में अभिनंदन जब बेटी का पूरे जग में होगा अभिनंदन यहाँ पे रंग क्या होंगे अगर रोशनी नहीं होगी रंग कैसे होंगे कैसे दिखेंगे जब रोशनी नहीं होगी और रोशनी क्या होगी अगर बेटी नहीं होगी रोशनी क्या होगी अगर बेटी नहीं होगी बेटियों को के लिए कुछ जगहों पे बहुत सारे ये है तो उस पे मैंने ये कविता लिखी है बेटी जन्म को बढ़ावा देने के लिए भ्रूण हत्या ना हो वगैरह वगैरह। फिर एक और है वो मेरी कविता दूसरी कविता है ऐसा हो जाए जीवन में आज कोई काम हो जाए लिखूं शायरी और वो गुमनाम हो जाए जीवन में आज कोई काम हो जाए लिखूं शायरी और गुमनाम हो जाए ऐसा कोई मुकाम जीवन में ना आए वफा करते हुए कोई बदनाम हो जाए ऐसा कोई मुकाम जीवन में ना आए वफा करते हुए कोई बदनाम हो जाए मुद्दतों के बाद आज मिल पाए हम मुद्दतों के बाद आज मिल पाए हम गप्पे मारे यूं कि खत्म हो जाए पूरी शाम गप्पे मारे यूं कि खत्म हो जाए पूरी शाम मिलकर आज करते हैं कुछ ऐसा काम मिलकर आज करते हैं कुछ ऐसा काम कि जीवन में हो जाए थोड़ा तामझाम कि जीवन में हो जाए थोड़ा तामझाम मन में सपने पालूं एक ऐसा गुड़िया मन में सपने पालूं एक ऐसा गुड़िया पूरा हो जब तो लगे चारों धाम हो जाए पूरा हो जब तो लगे चारों धाम हो जाए। एक और है मैं सुनाना चाहूंगी
जरूर। जी, दीपक जल रहा है, अब मौसम थोड़ा थोड़ा संभल रहा है, अब मौसम थोड़ा थोड़ा संभल रहा है, काम भी मेरा धीमी गति से चल रहा है, काम भी मेरा धीमी गति से चल रहा है। तूफानों का कई दौर गुजरा है यहाँ से, तूफानों का कई दौर गुजरा है यहाँ से, पर दीपक आशा का फिर भी जल रहा है, पर दीपक आशा का फिर भी जल रहा है। एक ही पल में अपना पराया सा लगता है, एक ही पल में अपना पराया सा लगता है, कहाँ किसी का होकर कोई ढल रहा है, कहाँ किसी का होकर कोई ढल रहा है। असर दुआओं में बहुत होता है सुना था, असर दुआओं में बहुत होता है सुना था, देखा दुआओं को सच में फल रहा है, देखा दुआओं को सच में फल रहा है। बात तो है यह बहुत ही खुशनसीबी की, बात तो यह है बहुत ही खुशनसीबी की, सुरक्षा देते हुए हर पल माँ का आंचल रहा है, सुरक्षा देते हुए हर पल माँ का आंचल रहा है। हमने तो अल्फाजों से ही खेलना सीखा है, हमने तो अल्फाजों से ही खेलना सीखा है, न जाने क्यों इस बात पर भी होता घायल रहा है, न जाने क्यों वो इस बात पर भी होता घायल रहा है। आज है खरी एक नई मंजिल जहां गुड़िया, आज है खरी एक नई मंजिल जहां गुड़िया, मेरा मन क्यों नहीं वहां अब बहल रहा है, मेरा मन क्यों नहीं अब वहां बहल रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत थैंक यू, खूब, बहुत खूब। थैंक यू मैम। आपने जो पहले थोड़ी देर पहले एक बात कही भ्रूण हत्या और इन चीजों के बारे में, दैट इज आई थिंक अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एज वेल, क्योंकि इतना मतलब हम लोग जो जो सोचते हैं, इवन एजुकेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यू नो हाई सोसाइटी वगैरह बोलते हैं, उस सेक्शन में भी भ्रूण हत्या कितनी होती है। इट्स नॉट जस्ट यू नो के छोटे वर्ग में होता है या छोटे गांवों में होता है या स्मॉल टाउन्स में होता है। I think it's a universal appeal, and it's something that really needs to be, you know, paid attention to at a global level and all India level for sure, because India में तो बहुत ही ज्यादा होता है, रेशियो बहुत ही डिफरेंस है बहुत मैम। ज्यादा, तो मैं कहानियां भी उस पे लिखी हुई हूँ, कभी मौका मिलेगा तो आऊंगी कहानी लेके मैम। आज आप आज भी एक्चुअली सुना सकते थे, बट देखते हैं आज अगर मौका रहा तो दोबारा अगर मौका रहा तो आप एक कहानी अगर चाहें तो मतलब तैयार रख सकते हैं, बिकॉज वी माइट प्रोबेबली आज शायद वक्त थोड़ा मिलेगा तो एक कहानी भी सुनते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी। ऑल राइट, so calling on our next participant, we have Kumudini. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Guys, a very good evening to all my other colleagues who are participating and to all the audience members who've just joined in with us. I've brought two different poems today, one in English and one in Hindi. Yeah. And Okay. the first one is, it's just an inspiration. I was just reading something and, you know, hearing some news about APJ Kalam. So, you know, I just wrote this one poem on him. So the first poem here goes, it is APJ the Phoenix. Okay? APJ the Phoenix. He was a child born to extreme circumstances and penury. What his purse lacked, his intelligence, hard work, and perseverance compensated in abundance. He was a child born to extreme circumstances and penury. What his purse lacked, his intelligence, hard work, and perseverance compensated in abundance. A spring in his gait, a bright smile on his face, and a strong belief in his heart. A spring in his gait, a bright smile on his face, and a strong belief in his heart. He set his goals high and overcame all hindrance. With
aspiration rocketing skywards, he followed both books and fine arts. With aspirations rocketing skywards, he followed both books and fine arts. He was a scientist, writer, teacher, a Veena player, and an erudite scholar. He was a scientist, writer, teacher, a Veena player, and an erudite scholar. Circumstances were never a hurdle. Circumstances were never a hurdle to whom fail was always a first attempt in learning. This is his definition, because this is from his collection of quotes. So this is what it's from his own quotations. I've just borrowed this thing. To whom circumstances were never a hurdle, to whom fail was always a first attempt in learning. His life and beliefs are a guiding beacon to thousands. A people's president, he became to our nation of teeming millions. His life and beliefs are a guiding beacon to thousands. A people's president, he became to our nation of teeming millions. He lived his twin convictions of never losing his patience in the face of adversity, never became arrogant when he chaired the highest seat of authority. He lived his twin convictions of never losing his patience in the face of adversity, never became arrogant when he chaired the highest seat of authority. APJ rose like a phoenix from the ashes of burning obstacles, shining like a diamond, overcoming all hurdles. APJ rose like a phoenix from the ashes of burning obstacles, shining like a diamond, overcoming all hurdles. So that was the first poem, guys. The second one, ये कविता जो है हिंदी में है और इसमें उल्लेख है कुछ थोड़ा बहुत अपने पर्यावरण से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ सब जंगल के प्राणी मिलकर अपनी सहेली की शादी कर रहे। इंसिडेंटली ये मेरी भी सहेली है, इसलिए आप सब जरूर आना। मेरी सहेली है कोयलिया, उसकी शादी का न्योता मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप जरूर आना, आप सभी भी जरूर आना। सो सुनिए, मेरी सहेली कोयलिया रानी की शादी। ओके, इसका शीर्षक है मेरी सहेली कोयलिया रानी की शादी। अंबिया के पेड़ के तोते राजा और जांबू के पेड़ की कोयलिया रानी की शादी है, आप सभी जरूर आना। अंबिया के पेड़ के तोते राजा और जांबू के पेड़ की कोयलिया रानी की शादी है, आप सभी जरूर आना। चार रात रानी के महकते स्तंभ, वन मिनट, आई एम सॉरी। चार रात रानी के मनमोहक सुगंधी स्तंभ के ऊपर नाग चंपे का मंडप है सजा। चार रात रानी के मनमोहक सुगंधी स्तंभ के ऊपर नाग चंपे का मंडप है सजा। लाल गुलाबों की पंखुड़ियों का कालीन है बिछा। लाल गुलाबों की पंखुड़ियों का कालीन है बिछा। रेशम की डोरी से बुनी मोगरे के जुड़वा झूलों पे वर वधू है विराजमान। रेशम की डोरी से बुनी मोगरे के जुड़वा झूलों पे वर वधू है विराजमान। कोल्हापुरी ढोल, पखावज, शहनाई और बाजा पेटी। कोल्हापुरी ढोल, पखावज, शहनाई और बाजा पेटी लिए आए हैं चूहों और मेंढक की ऑर्केस्ट्रा। जंगल के सब दोस्त, परिवार और स्नेही जन नाच रहे हैं देने बधाई, बढ़ाने खुशी और शान। जंगल के सब दोस्त, परिवार और स्नेही जन नाच रहे हैं देने बधाई, बढ़ाने खुशी और शान। कल से आप पहुंचे हैं लोमड़ी, ऊंट, बाघ और शेर सह परिवार लेकर अपना बोरिया बिस्तरा। कल से आप पहुंचे हैं लोमड़ी, ऊंट, बाघ और शेर सपरिवार लेकर अपना बोरिया बिस्तरा। चार टीले पार नदिया किनारे से
हाथी भैया और गजगामिनी भाभी अपनी पूरी मंडली के साथ है आई। चार टीले पार नदिया किनारे से हाथी भैया और गजगामिनी भाभी अपनी पूरी मंडली के साथ है आए। नीचे की वादी से नीलगाय, ज़ीब्रा और जिराफ भी है आए। नीचे की वादी से नीलगाय, ज़ीब्रा और जिराफ भी है आए। आप सभी भी जरूर आना मेरी सहेली कोयलिया रानी की शादी में। आप सभी भी जरूर आना मेरी सहेली कोयलिया रानी की शादी में। नवधान्य की 51 प्रकार की रोटी, पूरी और पराठे हैं बनाए। नवधान्य के 51 प्रकार की रोटी, पूरी और पराठे हैं बनाए। बैंगन, आलू, भोपला, मेथी, टमाटर, रतालू, कच्चे केले और अनेक प्रकार की 21 सब्जियां भी है बनाई। अनेक प्रकार की 21 सब्जियां भी है बनाई। पिके हुए अनानास, कटहल, दूधी, बीटरूट और सूजी के अलग अलग प्रकार के हलवे भी बनाए। पिके हुए अनानास, कटहल, दूधी, बीटरूट और सूजी के अलग अलग प्रकार के हलवे भी बनाए। रसीले फलों और बीजों की 7 प्रकार की चटनियां भी बनाई। अंत में सुपारी के पेड़ों पे लिपटी मगई और नागरवेल के बेलों से पान लेकर 5 प्रकार के बीड़े भी बनाए। अंत में सुपारी के पेड़ों से लिपटी मगई और नागरवेल के बेलों से पान लेकर 5 प्रकार के बीड़े भी बनाए। आप सभी इस प्रीति भोजन में बाकी सब मेहमानों के साथ जरूर आना। आप सभी इस प्रीति भोजन में बाकी सब मेहमानों के साथ जरूर आना। अंबिया के पेड़ के तोते राजा और जांबू के पेड़ की कोयलिया रानी की शादी है। आप सभी जरूर आना। So that's all, guys. Those were the 2 poems for today. Damn cute, damn cute. Hmm. So if you want to keep a story ready and time permits, then we might it would be nice to have a story also from you, since you normally Okay. do stories and poems both. All right. Okay. So we're gonna call on the other participants, and if time permits, we're gonna hear a story from Kumudini and Rita as well. So get your diaries ready. Done. All right. See you in the Chalo. second round, if it permits. Yes, 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 Okay. yes. Yeah. All right. So calling on our next participant, we have Mr. Mahesh. Mahesh ji? हाँ जी, हाँ जी. नमस्ते. आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं. नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से और जुड़ आशा रहे है हैं हमारे सभी साथ? पार्टी से। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी से। जी, आप शायद कुछ कह रहे थे और मेरा प्रश्न और आपका कहना टकरा गए एक दूसरे से। जी जी, आशा करता हूँ आप सभी भी स्वस्थ होंगे जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। जी, और आपका धन्यवाद। I think we lost Mahesh ji. I think we've lost Mahesh ji. All right. We will come back to him and we will see. Let's try recalling Manisha Pandey. Hey, Manisha. Do we have her now? She was facing some technical issues. Yes, I can see Manisha. Hi, Manisha. Can you hear us? Manisha, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? Okay, Manisha ji.
ओके, हम मनीषा जी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम प्रियदर्शनी जी से जुड़ते हैं तब तक। हाय प्रियदर्शनी। Hi, हाय, गुड इवनिंग। very good evening. वेयर आर यू फ्रॉम? अपना परिचय दीजिए। Actually, I'm from Odisha. This is Priyadashini Vanda. So, actually, today I'm going to present a story. This one is my own story. So, I'm actually writing blogs, and if everything depends on realistic also. So, one of the story I'm going to present today. This one is the reply. ओके, A single night become most nightmare. I just missed the last bus of our village just because of my laziness. The whole night I have to spend with mosquito and darkness, which I was never expected. Our own expectation always hurts ourselves, only which giving you disappointed. I started walking with holding a cigarette on the empty street with a lonely light rather than sit on regret. It's better to give up when knowing you have hard tried. I know walking is the best exercise of stretching muscles, but sometimes life becomes paused due to unnecessary habit. It's obviously my secret. I arranged to sit down nearby bench. After some time, I remarked a girl wearing nice black dress and curl up her pink lip with noticed smile, heading towards me. I thought some fool wanted like me. She was simply sitting there and demanding 20,000 tonight with a concession. I would perhaps not even. प्रियदर्शनी आपका वॉल्यूम बटन दब गया है। Sorry. Excuse me, what the hell with you? May I know you? I can notice a miserable smile on her ivory fair complexion. Her epic reply was insist me to reconsider. I'm living in a society where people judging by their profession. I might not a doctor, engineer, software profession. You sell your mind, but I sell my body for my family basic requirements. A couple can go on blind date and end with the sex. It becomes sound nice, but a many pays money for girl. He should treat as a good man. But if I will take money for same reason, then I will consider me as a bad woman. I was stunned to listen the raising voice. That's all my story. The reply. It was a reply. Hi. It was a nice thought. Yes. The ending came a little bit abruptly. I was looking forward to knowing what happens, after that. But Old prostitute. This is our so-called civilized persons. We are categorize them. as a profession, like they're like, "Ye mera If you kaam will hai." get a chance, I will one updated story about my smile. Today also Sure. Yes. it's a smile, a story of a girl, but it's a real fact incidents. Just now, 2-3 days back, it happened with the girls. So, being a writer, every day I wake up with this theme and sleep silently with listening the murmuring of heart. The day I was amused to see the post of Chotu Foundation, well-known NGO who came frontier as warrior to put a smile on innocent people. Times and life gives lesson on every step. We cuddle them happily as usual. Actually, we are biggest surprise of ourselves, but making our life easy in our hands only. At the age of 18, when everyone make a mindset of clear understanding about the life, but still fewer left those who are living in negligence. They wants to fly, wants to open smile, but unfortunately they miss the
by chance. A young girl, her name is Ashu, who born in poor family at Gorakhpur. At her age, girls used to dare dream high and busy on dress up well, but she used to sell tobacco for her family basic needs. One day she found herself at hospital bed due to an accident where she lost crutches of both legs but never lose courage. Her positive smile, which adorably indicate the beginning of new morning. But her family left her alone when she was very much in need of their support. She came daily with lots of hope, but here she pursued herself in a begging by chance or by intentionally still looking for solve the unsolved puzzles. Begging a window to window, even door to door faces of some rich people with a hope when they throw coin and pleading them with a happiness. Priyadarshini, Mike. So-called civilized people. Even joke, laugh, or pester people as if they didn't have a care in the world. Mike. Priyadarshini, Mike. Hello? Yes. Yeah, Anya, can you hear me? Yes, आप गलती से आपका ना बार बार माइक पे हाथ लग रहा है तो उसकी वजह से Oh, sorry. Just put, I was just busy to read my story, so that's why I just. अरे आप तो काफी आगे चले गए, थोड़ा बैक ट्रैक करके पढ़िए ताकि हमने जो स्टोरी मिस करी है हम सुने. Actually, sorry. Begging window to window, even door to door, face of some rich people with a hope when they throw coin and pleading them with a happiness ever see faith sometimes criticism of so-called civilized people. Even some of ignored with a rude voice. Just stay away. Even joke, laugh, or pester people as if they didn't have a care in the world, but their objectives are deadly serious. Mike. Enough money to eat and purchase another night of shelter. She added a note on voice, never lose hope to live again. Don't know about tomorrow, but live today happily ever. After someday it's a fortunate. Some kind-hearted person be still alive in our existing world. They came frontier to help her and rebuilding her wheelchair were accommodated to sell shops at roadside nowadays. I can see barely millions happiness on her face, and her eyes were ready to shine on passion to win battle. Her open smile is better than spoken word. That's it's a real story. But 2-3 days back, I just saw that girls in my social networking site. So I just written a story about her only. Very nice. Very, very nice. Quite a nice observation also. Yes. And yes, keep writing. Actually, the people are begging. Actually, maybe by chance or by intentionally, but still the reason unknown because there is human trafficking is going on. Yeah. I'm actually will learn stories. So I just guess wild guess of these things. Right, right. No, it's very true, and we really don't know what is the truth behind it, but these observations are very important, and a lot of the stories actually come out from these observations. So thank you so much for sharing two beautiful stories, very realistic. Thank you so much. Thank you. Yeah. So before we call on the next participant, Priyadarshini has actually inspired me to narrate an anecdote, which is quite a slice of life of this kind and based on an observation. So, auto rickshaw drivers are like the lifeline of India. In different in different states, we have different types of auto rickshaws, and we have the tuk-tuk and we have the rickshaw and we have the hath rickshaw and like different other thing. But
even before we had like hardcore buses and taxis and the Olas and the Ubers, rickshaws have actually been something that have been, you know, like driving everybody everywhere. So I've been a very public transport person. I prefer to take the public transport and normally rickshaws or cabs as opposed to, you know, driving around. Because वो फ्री टाइम मिलता है ना, वरना ड्राइव करो तो स्ट्रेस भी झेलो, लोगों से टकराओ, उन लोग का ट्रैफिक जैम झेलो, उसमें खुद एक्सेलरेटर और ब्रेक दबा दबा के पैर की एक्सरसाइज करो। उससे अच्छा किसी और को चलाने दो, आप शांति से बैठ के गाने सुनो, मूवीज देखो, बुक्स पढ़ो। तो एक बार ऐसे ही मैं एक ऑटो रिक्शा से कहीं जा रही थी, सुबह का वक्त था, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे होंगे, एंड मैं निकली अपने घर से, मुझे ऑफिस पहुंचना था काफी जल्दी, और वो डिस्टेंस वाज लाइक barely 15-20 मिनट्स फ्रॉम माय हाउस, तो रिक्शा वाज वेरी कन्वीनियंट। तो मैं उतरी, रिक्शा लिया और मैं जा रही थी, थोड़ा सा आगे गए कि रिक्शा बंद पड़ गई, और रिक्शा वाला बोलता है कि सॉरी मैम, गैस खत्म हो गया। मैं कहा आपने जब बिठाया तब आपने देखा क्यों नहीं कि गैस का प्रॉब्लम है? क्योंकि हुआ यूं कि बोलने को तो मुझे मेन रोड से जाना था, पर जिस पैच से मैं गुजर रही थी वो एक ऐसी जगह थी जो सिग्नल से थोड़ा सा पहले थी, लेकिन वहां पे ना बहुत सारी, इट वाज वन ऑफ दोज एरियाज जो रात मेन रोड की होने के बावजूद वो साइड से ना छोटे छोटे स्लम एरियाज और हट्स वगैरह थे, और वहां पे शायद रिक्शा वाले भी बहुत रहते होंगे क्योंकि ढेर सारी रिक्शाज वहां पे पार्क थी। तो मैं जब वहां पे, उन्होंने जहाँ रिक्शा रुक गई थी वहां पे उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आप दूसरी रिक्शा तो मंगवा दीजिए, तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा वैसा, तो थोड़ा उल्टी बात करने लगे। मैंने कहा भैया एक तो आपको ना बिठाने के पहले चेक करना चाहिए था कि गैस है कि नहीं है। अब आप समझो, क्योंकि सुबह का ऐसा वक्त था कि वो स्लम्स में से लोग उठ के बाहर आ रहे थे, और कुछ अपने जो देश के अस्वच्छ भारत के जो प्रतिनिधित्व हैं वो अपनी अस्वच्छताएं फैलाने के लिए रास्ते के किनारे बैठ गए थे। तो कुछ मर्द जो उठे थे वो सुबह सुबह अपना शर्ट के अंदर, बनियान के अंदर अपने हाथ खुजाते हुए खड़े हैं साइड में, एंड आई वाज गेटिंग सो ऑकवर्ड। तो मैंने कहा भैया आप समझो, ये लोग कुछ माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैं रिक्शा से नहीं उतरूंगी, आप एक दूसरी रिक्शा रोक दीजिए और मैं उसमें बैठ के मैं चली जाऊंगी, पर मैं अगर यहाँ उतर गई तो बहुत ऑकवर्डनेस हो जाएगी। और तब तक तो कुछ लोग जो वहां पे जो थे वो उठ के थोड़ा बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह एक लड़की बैठी है और रिक्शा में वगैरह। तो मैं अनकंफर्टेबल होती गई, उन्हें मैंने कहा तो वो मेरे साथ उल्टी बात करने लगे। बोलता है सुबह सुबह 7:30 बजे वैसे भी कौन सी अच्छे घर की औरतें रास्ते पे निकलती हैं। मैंने कहा मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपका मतलब क्या है? बोलता है ऑफिस जाने की जरूरत भी क्या है, अच्छी घर की औरतें थोड़ी ऑफिस जाती है। मैंने कहा ये छोटी सोच वालों से सुबह सुबह उलझने के लिए मेरे में स्टेमिना नहीं है, और मेरा दिमाग खराब हो रहा था ऐसी बातें सुन के। मैं उतर गई, उनका जो भी थोड़ा पैसा बनता था वो दे दिया, और दूसरी रिक्शा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने कहा काम करती हूँ, थोड़ा चल के और आगे निकल जाती हूँ तो एटलीस्ट वो एरिया से मैं हट जाऊं। तो उस एरिया से हट के मैं चल के आगे चली गई, ताकि मैं ज्यादा सिग्नल की तरफ या थोड़ा और एक बिजी एरिया में चली जाऊं। तो मैं आगे गई, तकरीबन 5-7 मिनट चलने के बाद थोड़ा सा एरिया चेंज हुआ, फिर मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई, फिर मैं वहां रुक के दूसरी रिक्शा ढूंढ रही थी। तो एक बंदा आ गया, बोला मैडम जी किधर जाना है, ऐसे एकदम जोशीले आवाज में उसने पूछा। मैंने कहा भैया अंधेरी जाना है। बोला बैठ जाओ। मैं बैठ गई, फिर बोलता है क्या हुआ, आप कुछ मूड आपका थोड़ा खराब लग रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे ही। तो बोला सुबह सुबह ऐसे मूड लेके कहाँ जा रहे हो आप, दिन कैसा जाएगा? मैंने कहा सुबह सुबह मूड खराब करना पसंद भी किसको होता है, लेकिन अब छोड़ो, जाने दो।
और मैं अपना ईयरफोन्स लगा के मैं गाने चालू करके थोड़ा बैठ गई ताकि मेरा मूड ठीक हो, बिकॉज वो रिक्शा वाले की बदतमीजी मेरे को बहुत मतलब इरिटेट कर चुकी थी। तो 10 में या कुछ, सुबह तो ट्रैफिक इतना कुछ होता नहीं है, तो 10 में या कुछ तो हम पहुंच गए, मैं मुझे जहाँ पहुंचना था। जब मैं पहुंच के उतर रही थी तो वो बंदे को मैं छुट्टे दे रही थी, मतलब मैं छुट्टे देने के लिए रुकी थी, मतलब मैं पीछे बैठी हुई थी, अपने वॉलेट में छुट्टे वगैरह का बातचीत चल रहा था, उसे दे रही थी। तो बोलता है, मैडम जी एक चीज बोलूंगा, बुरा नहीं मानना, छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने कहा क्या, बोलो। बोला सुबह जो होती है ना, अगर वो अच्छी नहीं हो तो पूरे दिन बहुत चिड़चिड़ मची रहती है। और ये जो चिड़चिड़ होती है वो दूसरे कुछ भी बोले या नहीं, उसके वजह भी ज्यादा खुद के दिमाग की होती है। क्योंकि हम सुबह अपना दिमाग खराब करके निकले तो हम उसी खराब मूड में रहते हैं, और वो मूड की वजह से कोई बेचारा कुछ करे ना करे, हम बिना वजह दूसरों पे भी चिड़चिड़ करते हैं, अपना भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, एक जिंदगी है, स्माइल करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होते रहता है, कुछ ना कुछ तो मुसीबत आते रहती है, लेकिन अगर हम स्माइल कर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैंने सोचा, मैंने कहा बात तो उसकी सही है। इनफैक्ट मेरा खुद का भी एक हमेशा कहना है कि कीप काम, बिकॉज व्हेन यू लूज योर कूल यू बिहेव लाइक अ फूल। तो मैंने कहा मैं लोगों को हमेशा ऐसे टिप्पणियां देती हूँ, प्रवचन करती हूँ, कुछ ना कुछ एडवाइस फालतू की देती रहती हूँ, और जब खुद की बारी आती है तो वही एडवाइस हम खुद को नहीं देते। मैंने कहा ये बात तो इसकी सही है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि स्ट्रेस होके या अपसेट होके या गुस्सा होके क्या होगा, कोई चीज का सोल्यूशन थोड़ी मिलना है। क्योंकि जो होना है वो तो होना है, जो करना है वो भी करना ही है। तो अगर आप स्माइल करके करोगे तो ज्यादा काम रहोगे तो सोल्यूशन जल्दी मिलता है। तो मैंने कहा ये बंदे ने बहुत सही बात कही, और मेरी खुद की सीख मैं भूल गई। तो मैं ऐसे स्माइल करते हुए उतरी, उसको छुट्टे दिए, थैंक यू बोला। बोला मैडम जी स्माइल करो। मैंने स्माइल किया, और बहुत बड़ी सी स्माइल, और उसने भी मुझे एक रिटर्न में बहुत बड़ी सी स्माइल दी। और उसने जो स्माइल दी ना, मैंने कहा इट वाज लाइक वन ऑफ दोस 1000 वॉट स्माइल्स, लाइक जो आपको बहुत बहुत, कभी कभी एक होता है ना, कोई स्माइल करता है तो आपको ऐसा लगता है कि उसको देख के खुद भी स्माइल कर लिया हमने। बस एक वैसी बड़ी सी उसने स्माइल दी, और तब मेरी नजर पड़ी उसकी टांगों की तरफ और रिक्शा में साइड में लगे हुए क्रचेस की तरफ। ये बंदा, उसका डैशबोर्ड, उसकी रिक्शा थोड़ी सी बाहर से नहीं पता चलता है, बट अलग थी क्योंकि वो विकलांग थे। और उसका एक पैर वॉज लाइक टोटल हड्डी, तो उसको वो फोल्ड करके सीट पे रखते थे, और एक उसका पैर नॉर्मल था। तो वो उस पैर से रिक्शा चलाते थे, नॉर्मल चलाते थे, और थोड़ा सपोर्ट के लिए कुछ उन्होंने गियर्स वियर्स के लिए अगर कुछ अलग किया हो तो वो बात और है। बट जल्दी मालूम नहीं पड़ता है कि कुछ अलग है वहां पे। और तब मुझे नजर में आया, मैंने कहा मैं इतनी इरिटेटेड थी, मैं अपना ईयरफोन्स चालू करके म्यूजिक सुनने बैठ गई, जो भी है, उनके क्रचेस वहां साइड में थे जो मेरी नजर में नहीं आए। और उतरने के बाद थैंकफुली उनकी तरफ मेरा ध्यान गया, तो आई वाज लाइक ये इंसान जिसको ऊपर वाले ने एक पैर ऐसा दिया है जिससे उसको चलने में तकलीफ होती है, उसको क्रचेस की जरूरत है, और उसकी इतनी खूबसूरत मुस्कान, इतनी जिंदा दिली, इतना पॉजिटिविटी, इतनी ऑप्टिमिज्म। आई वाज लाइक बॉस, यू नो एक एक ही घंटे के दौरान मुझे दो ऐसे रिक्शा वाले मिले, एक जिसने दिमाग खराब कर दिया क्योंकि उसकी छोटी सोच थी, और एक जिसने इतनी खूबसूरत बात कही कि पता चल जाता है कि आपकी मेंटालिटी के लिए आपका वर्ग या आपके शिक्षण का कोई लेना देना नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं नहीं है मैं नहीं जानती, पर उन्होंने उस पल में मुझे एक बात याद दिला दी जो मैं कुछ पल के लिए भूल गई थी। And the philosophy with which he was living his life, clearly that was something that was his survival philosophy as well, because going through a handicap and yet smiling in the face of it, that be happy with what you have, smile because you have a lot to smile about, because if you sit down to complain तो सब कुछ होते हुए भी आप कंप्लेन तो बहुत आसानी से कर सकते हो,
लेकिन अगर आप स्माइल करोगे तो आपका मूड जो अच्छा रहेगा, उससे आप कोई भी परिस्थिति हो, यू कैन कोप विद इट. दैट्स हाउ ही वाज लिविंग हिज लाइफ एज वेल. And it was so inspiring, and it was such a beautiful episode that happened with me, and it's a real episode that happened with me, that अभी जो प्रियदर्शनी की बातें सुन रहे थे तो थोड़ा सा मुझे भी एक ये स्लाइस ऑफ लाइफ मेरा याद आया गया, तो आई थॉट आई शुड share it with you guys as well. I hope you all kind of liked it, and I hope you all feel a little inspired that कुछ भी हो, स्माइल करना मत छोड़ो और दिमाग ठंडा रखो जितना हो सके उतना. So yes, all right, thank you for the compliments. I can see some nice words pouring in. All right, I am gonna call on some of the people we tried to connect with earlier but we were not able to. Do we have Mahesh Kumar? महेश जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? क्या आप हमारे साथ फिर जुड़ गए हो? सॉरी फॉर महेश जी, आपकी आवाज बहुत बुरी तरह से टूट रही है. जी मैडम, एक्चुअली हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या रहती है मैडम. अब ठीक है, तो अब सुनाई दे रहा है. जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप नेटवर्क फिर से जाए उसके पहले क्या पेश करना चाहेंगे? I think we lost Mahesh again. That's bad. Okay. Do we have Manisha back? I don't think so. All right. I think we don't have Manisha. I think we lost Mahesh. If Mahesh reconnects or Manisha reconnects, we will try to get them in. Yes. Okay. Is that Maheshi? हाँ Maheshi, बोलिए. तो मैं कह रहा था मैडम, एक शेर है मेरा कि वैसे तो मैं कर रहा हूँ ये गुस्ताखी जी, जो बड़े बड़े शायर कह गए वो बातें ही काफी थी, पर जो खता मुझसे हो गई या हो जाए, तुम बस महेश को दे देना माफी जी, तुम बस महेश को दे देना माफी जी. हेलो. हाँ जी, बोलिए. हाँ, तो मैडम वैसे तो मतलब मैं शायर होने का प्रयास ही कर रहा, और ये एक बात है कि एक मेरा शेर है या कुछ भी आप मान लीजिएगा कि सच कहूं तो जो भगवान को भगवान बनाने वाली है, मैं माँ मीरा का वंशज हूँ जो श्री कृष्ण को चाहने वाली है. तो मैं मतलब आप सभी का वारिस हूँ और मतलब मैं आप लोगों में सबसे छोटा ही हूँ, अभी लिखना स्टार्ट ही किया है. तो मतलब वैसे तो मैं ज्यादा सुनने का ही प्रयास करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं पंजाबी में लिखता हूँ. पिछले कुछ दिनों से हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ. तो एक पंजाबी में था कि बस ऐसे ही कुछ कविताएं लिखता रहता हूँ. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर जरूर. अभी 15 अगस्त गई रिसेंटली मैंने लिखा कि तेरी भी मुझे ऐठी हुई. मेरी लैंग्वेज थोड़ी और हो सकती है क्योंकि गांव से और वेस्ट यूपी से के बंदों की आवाज ऐसी होती है खड़ी. आप कोई संकोच ना करें, आप बोलिए. भारत की भाषा है, हम भारतवासी हैं, दिल तक पहुंच जाएगी. जी जी. हाँ, और वैसे भी ये बात है कि एक मेरा दोहा है कि भाषा मेरी मात की सबसे अच्छी जान, कि भाषा मेरी मात की सबसे अच्छी जान, जो जितना पढ़े डूब कर उतना बने महान. तो अपनी मातृभाषा तहज़ के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी. कि ये है कि मतलब कि तेरी भी मूछें ऐठी हुई, तेरी भी मूछें ऐठी हुई, मेरी भी अकड़न जानी नहीं. तेरी भी मूछें ऐठी हुई, मेरी भी अकड़न जानी नहीं. हम पैगाम में मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी नहीं. हेलो. हाँ जी, बहुत खूब, बहुत खूब. जी.
तो आगे है कि मैं पंडित तू मुल्ला, मैं पंडित तू मुल्ला, मैं लंगड़ा तू लुल्ला, क्या ये बातें बचकानी नहीं? हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी नहीं? नहीं। मैं घायल पड़ा तुझे क्या, तू मरा पड़ा मुझे क्या, जब दोनों की आंख में पानी नहीं? हम पैगामे मोहब्बत देंगे कैसे जब फितरत हिंदुस्तानी नहीं। Did we just lose him? That was such beautiful lines. Those were such beautiful lines. अरे यार, महेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? Okay, I guess we've lost Mahesh ji. चलिए, okay, I guess we can't reach Manisha as well. Is Manisha, can Manisha hear us? Okay, चलिए अब थोड़ी कहानियां सुनते हैं। रीटा जी, रीटा जी, आपने शायद अपने वहां म्यूट किया हुआ है। ठीक है। जो भी अपने यहाँ म्यूट करेगा ना, अब हम उसे दंड भेजेंगे। हम यहाँ से अनम्यूट करते रहते हैं, आप वहां पे म्यूट होते हो, हमें सुनाई कैसे देगा? मैम वो वाली कहानी तो अभी थोड़ी पब्लिश में है, मैं अभी नहीं पाई है, वो दे रही हूँ, अगली बार वो सुनाऊंगी एक बार। ऑफ कोर्स, ठीक है ऑफ कोर्स। अभी, हाँ अभी के वॉरियर्स पे कुछ लिखा हुआ है, उसको सुना रही हूँ। बाबा नामदेव, जो कि उस शहर के प्रसिद्ध मंदिर में मशहूर थे अपने तंत्र विद्या में। एक नामदेव थे जो कि तंत्र विद्या में बहुत मशहूर थे। वह लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या को समय देकर बहुत ध्यान से सुनते थे और देवी माँ के चरणों का फूल तथा भभूत देकर लोगों को कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फूल और भभूत के भरोसे वो लोगों को ठीक होने का आश्वासन देते थे। कमाल की बात तो यह थी कि लोगों की भी आस्था उनके प्रति बहुत ज्यादा जम गई थी और लोग निजात भी बहुत जल्दी पा जाते थे। विश्वास के भरोसे लोगों को निजात भी मिल जाती थी। फिर तो लोग खुश होकर उनके लिए तोहफे और रुपयों की बौछार कर देते थे। लोगों को जब निजात मिल जाती थी उनके उस भभूत और फूल से, तो वो बहुत ही उपहार और पैसे उन्हें दिया करते थे। पर अब कई दिनों से, कई महीनों अब तो हो गया, पर उन दिनों जब लिखा था, कई दिनों से कोरोना वायरस के कारण मंदिर बंद थे और उनके समस्या ग्रसित ग्राहकों का आना बंद हो गया, जिस कारण वे अपना सुनापन महसूस कर रहे थे। वे बहुत ज्यादा सुना सुना महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो आदत थी पूरे उपहारों की और तोहफों की। उपहार तथा रुपयों के बौछार के आदि बाबा को बहुत ही खल रहा था। उन्होंने एक दिन तय किया कि वे अपने दो प्रमुख भक्त गुप्ता जी तथा कमला देवी के घर जाकर फूल और भभूत देकर कोरोना वायरस से उनके बचाव की कामना करेंगे। उन्होंने अपने दो उनके नामी भक्त थे, उनके जाने की सोची कि वहां जाने से फूल और भभूत देकर कुछ अच्छा उन्हें मिल जाएगा, और वो पहुंच गए घर। वे जब गुप्ता जी के घर पहुंचे तो गुप्ता जी ने उन्हें देखते ही कहा कि बाबा जी, आप इस तरह मत घूमिए, एक जगह रह जाइए, इस तरह यहाँ वहां मत भटकिए, आप बस अपनी जगह पे रहिए। गुप्ता जी ने तो उनकी बात तक नहीं सुनी और फौरन 51 रुपए देते हुए उन्हें विदा कर दिया। बाबा को देखना तक गुप्ता जी को आज मंजूर न था और न ही उनकी बातों को सुनना। उन्होंने उन्हें 51 रुपए दिए और कहा कि आप चलते बनिए। फिर बाबा मायूस तो हुए, पर आशा देवी के घर बहुत ही उम्मीदों के साथ पहुंचे कि वो महिला है और इतनी बड़ी भक्त है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। ये सोचकर वो जा पहुंचे कमला देवी के घर और उनके घर की घंटी बजाई। कमला देवी ने खिड़की से ही बाहर झांका और जब बाबा को देखा तो हाथ जोड़ कर बोली, इस संकट के समय हमारा बचाव सिर्फ एकांत ही कर सकता है और आप चले जाइए, मैं दरवाजा भी नहीं खोल सकती। आप भी बाहर घूमना बंद कर दीजिए और एक जगह पर स्थिर होकर रहिए। और उन्होंने बाबा को ना ही कुछ दिया, दक्षिणा भी नहीं दिया, ना कुछ, और वो खिड़की बंद करके चली गई।
बाबा सर पकड़कर अपने झोले में रखा फूल और भभूत को देखकर बोले कि बड़े से बड़ा मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला आज तुझे कोई नहीं पूछेगा। बाबा निराश हो अपने आश्रम की ओर लौट पड़े और उनकी समझ में आज आ गया कि इस मुसीबत के समय मंदिर और बाबा की परिभाषा बदल गई है और वो मंदिर घंटियों और फूल और भभूत वाले नहीं बल्कि बेड और दवाइयों वाला है, और वो बाबा एक आला और इंजेक्शन वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। यही है बदली परिभाषा। बहुत बहुत खूब. A point very well made as well. Thank you so much. Thank you so much. अगली चलिए बार अब मैं कुछ कहानियां लेकर जरूर जरूर जरूर. So Mondays we do Kalamkar open mic hosted by me, Neha Ved, your host. And कलमकार जैसे आप हमारे WhatsApp ग्रुप का भी हिस्सा होंगी ही, तो कलमकार is our community of writers, poets and people who want to just basically do creative writing as a hobby, as a profession. So our Kalamkar open mic is for all you people who love writing any form. तो अगली बार जब आप आए, आप सबके लिए मैं ये बात कहना चाहूंगी, जब आप आए तो अपनी कविताएं, अपनी क्रिएटिव राइटिंग, अपनी स्टोरीज पूरा पिटारा भर कर लेकर आइए, ताकि हम बहुत सारी अलग अलग किस्म की लिखाई का आनंद उठा सकें. All right, that was Rita ji, one of our regulars. And now to our second regular, Kumudini. Hello, folks. Once again, I'm back. This time I brought a story. It's called Philo Auntie. That is, the full name is Philomena. Philo Auntie. अब ये कहानी ऐसे है कि एक बड़े से शहर में, दूर एक सबर्ब में, मतलब शहर से थोड़ा दूर है, पर मेन हाईवे से ऑफ द हाईवे अंदर एक अलग से एक प्राइवेट रास्ता जाता है. वहां पे ढेर सारे बंगले हैं एंड उनमें से एक, मतलब एक कतार में, जैसे वो अपने छोटे गुड़िया का घर कैसे होते हैं, वैसे दूर से अगर आप वहां से अगर गुजर रहे हैं हाईवे पे से, तो आपको ये कॉलोनी दिखाई देगी, जैसे लगती है कि किसी ने कोई चित्र बना के छोड़ दिया हो जमीन पे. इतनी सुंदर कॉलोनी, छोटे छोटे बंगले, उनके छोटे छोटे रुमाल जैसे बगीचे उनके बंगलों के दरवाजे के सामने. पर ये इन कतार में बने बंगलों में बीचों बीच, इस तरफ 5-7 बंगले दाईं और बाईं और 5-7 बंगले, उनके बीचों बीच फिलोमेना आंटी का बहुत ही बड़ा बंगला था. एंड इन दिस बंगलो it had a beautiful large, extra large garden in front of it, front of the porch of the bungalow, and bang in the middle of the well pruned and neat lawns there was a neem tree. And just before you climb onto the 4 or 5 steps to the porch, और उसके बाद porch यानी हम क्या कह सकते हैं उसको, अपने गांव में छोटे छोटे मकानों में बाहर देखो उसको ओटा बोलते हैं. ओटा, it's like just सीमेंट के दो, उसकी जो चौड़ाई होती है उसके साथ सीमेंट के बेंच जैसे बनाए हुए रहते हैं, उसका भी अलग से जाली होती है. वो जब जाली को खोल के आप अंदर वहां ओटे पे बैठ सकते हैं, और जो बहुत निकट के नहीं होते हैं या घर के जो लोग होते हैं जो काम करके थक जाते हैं, तो बाहर आके ओटे पे बैठते हैं और गली में आते जाते जो कुछ है वो देखते हैं या अपना कोई अखबार पढ़ते हैं. सो दिस पायोल और ओटा, तो वैसे ही इनके घर पे एक पोच था. पोच इज स्लाइटली थोड़ा रेस्ड, 4 ही सीढ़ियां थी, एंड देन उनका घर का मेन दरवाजा खुलता था. और इस बंगले में ये 2 जने ही रहते थे, फिलोमेना आंटी एंड फिलिप अंकल. तो आसपास का जो थोड़ी सी दूरी पे, समझो 5-7 मिनट के अंतर पे जो बड़ा सा जो हाईवे जाता था, और वहां पे हमेशा शोरगुल, heavy vehicles, lots of trucks and lots of tourist buses, those luxury buses, they used to ply a lot, So this particular colony had many kids, right from the age of 5 to maybe 15. But the common playing ground at around 4 in the evening would be Philo Auntie's garden. And she was a very loving, very welcoming kind of a lady.
and she did not have her own kids. And yes, she had plenty of pets. She had around 3 dogs and 2 cats. So, and plus the birds. And right next to the, on left and the right side of her main entrance, before you climb up onto the porch, she had beautifully laid out rose beds. It's small rose beds. And as soon as you step onto her property, the whole thing was hedged in with beautiful little, there's fruit trees and other flowering plants. And she was careful not to grow any plants with thorns. And specifically, for that, she had put flowering plants, like maybe jasmine or, other fragrant plants, so that the kids wouldn't hurt themselves. The roses she had put a little inside towards the her main door of the cottage. Now, it so happened, and it was a very welcoming compound, in the evening, and the parents of these kids were very secure in the fact that, okay, chalo, kids हैं, वो फिलो आंटी के पास है, उनके बगीचे में खेल रहे हैं, तो उनको ये डर नहीं है कि भाई हाईवे की तरफ दौड़ेंगे या कोई गाड़ी उनको है ना टकरा देगी, उड़ा देगी. So this was kind of a unwritten, not requested, but a mutual kind of an understanding between the people living in the colony and Philo auntie. It was a kind of an open, caring, sharing creche for these little kids to play safely, okay, in her garden. और बीचों बीच ये नीम के पेड़ के नीचे, that was her favorite. 3:30-4 बजे बच्चे स्कूल से आते, हाथ मुंह धोते, and they would be eager to run to Philo auntie's garden, and each one will troop in slowly, each one shouting, "Hi, Philo auntie," and she knew them all by name, so she would respond them, call to them, "Ye kya bache, kaise ho?" Some would be, one would be Pushpa, one would be Nilesh, different names. She knew them all by name. Kuch 8-10 बच्चे होंगे कुल मिला के. So they had a gala time there, and 5:15-5:30 बजते ही फिलो आंटी अपने घर से नीचे उतरती, वो बराबर नीम के पेड़ के नीचे अपनी रॉकिंग चेयर लाती, वहां बैठते बैठते झूलते झूलते दूर हाईवे के उस तरफ छोटे 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 हिलॉक्स थे. दैट इज व्हाट वुड वन हिलॉक्स, छोटे टीले, बड़े से पहाड़ नहीं, छोटे से टीले थे. तो मतलब एक हट्टा कट्टा नौजवान और आम इंसान जो स्वस्थ है वो आराम से चढ़ के उतर सकता है दिन में 2-4 बार भी. बहुत ऊंचे नहीं थे टीले. तो वहां पे सूरज ढलते हुए देखते थे, और उसके बाद जो सुंदर, जो आकाश में जो उसकी जो आभा फैलती, वो उनको बहुत पसंद था. और अपने आप शाम होते होते करीब 5:15-5:30 बजते ही जो उनके बाकी के जो फलों वाले पेड़ थे, उस पे जो जितने भी पंछी रहते थे वो आ जाते थे, क्योंकि उनके घोंसले वहां पे बनाए गए थे. और उनके जो बड़ा सा बगीचा था, उसके एक कोने पे उन्होंने एक फव्वारा रखा था कमल के आकार का. तो वहां पे भी पंछी आते थे बड़े सवेरे, वहां से उड़ के जाने से पहले, और या तो शाम को घर आते वक्त वहां पे आते, पानी पीते, थोड़ी देर वहां पे बैठते, और फिर अपने अपने आशियाने में जाके बैठ जाते थे. Now, in this beautiful sylvan surroundings and in this happy atmosphere, one little thing was what was nagging, constantly at the back of her mind was 3 years back she lost Uncle Philip. He just passed away in his sleep, and the neighbors rallied around her. They helped her a lot. They would constantly be with her. Her relatives, her other friends would come from the nearby other town to give her company, so that she can slowly but steadily overcome her loneliness and grief, because they were like a pair of swans. And suddenly this pair was separated from each other because Uncle Philip passed away in his sleep. But these kids, yes, they kept her going. और इन सब बच्चों की ये भी आदत थी, आसपास में जो बंगलों में रहते थे वहां के जो लोग थे, उनकी बच्चों की खास तो माएं, they were all a band of, it was a massive good cozy girl gang. तो उनकी आदत थी, कुछ भी बनाते थे, अच्छा पकवान हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, तो कभी नीलेश की मम्मी, कभी पुष्पा की मम्मी, कभी अंकित की मम्मी would definitely send. और अंकित के घर में तो ये था, अंकित करीब 10 साल का बच्चा था, who was particularly close to Flo auntie. I was very close to her, and Ankit was a single parent child, in the sense that he too had lost his father when he was a small baby, and his mother brought him up alone single-handedly. तो उनको माँ को नौकरी पे जाना होता था, तो वो तो कभी कभी सुबह 9 बजे, कभी 10 बजे, but not beyond 10. She had to leave at 10. 10 would be a little late for her. By 9 she had to leave.
तो वो बच्चा भी स्कूल में जाता, तो फिलो आंटी वुड कीप एन आई कि तू जा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ. And Ankit had also grown up saying first bye to his mother and then to this foster mother, because both their bungalows, they shared the common boundary wall. Philo auntie and Ankit's house, Ankit's bungalow. Though the other bungalows were much small. Ankit's house is also much smaller. But yes, it is in 2 layers. Everybody had a ground floor and a first floor on top. And Ankit's mother would often, they had a fixed red and white, red bowl and a white lid on top, a casserole. It is always known as Philo Auntie's casserole. मतलब जो भी बनाती थी अंकित की मम्मी उसी कैसरोल में रख के जाती और जाते जाते बोल के जाती थी, शाम को जाओ तब फिलो आंटी को दे देना, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, जो कुछ भी वो बनाती थी, मिठाई हो, पकवान हो, कोई नमकीन चीज हो, whatever it may be. So that particular evening, it was a Monday evening, and Ankit went to school as usual, but he was very eager to reach Philo auntie in the evening. So quickly he came home. He took a bottle of milk, and he took this gajar ka halwa, because Sunday morning, while he was doing his packing his bag and keeping it ready and doing his ironing of his uniform, he noticed that Mama had brought a large bag full of carrots. So he was, smiling, and he was thrilled, and he was kind of tickled from inside. So today is Sunday. Mama's going to make gajar ka halwa. And more than him eating and enjoying it, he was eager. कल मैं फिलो आंटी को सबसे पहले जल्दी जाके पहले मैं दे दूंगा, because फिलो आंटी को गाजर का हलवा तो बहुत पसंद है. And though he was a 10-year-old boy, he was a boy who was very well, adept at doing little things in the kitchen without, chopping his finger or setting a fire, in the kitchen. He was quite good with that. And since his mother was working, she had taught him a few things. Like if she left dough, she would make, he can make his own dosas and have, or, make a sandwich and have, and, clean his little 1 cup or bowl or whatever that he has used. He was a very self-sufficient boy. So this thought is playing in his head. And Monday evening he came, eagerly, and he knew that casserole there, a red casserole with a white lid was there, and he knew कि इसमें गाजर का हलवा है. Only thing is, that day he was a little keen. He says, नहीं मैं ना गाजर का हलवा गरम करके देता हूँ फिलो आंटी को, तो फिलो आंटी शाम को जब वो उनके रॉकिंग चेयर पे बैठेंगे ना, तो वो मजे से खाएंगे करके. So what he did is, he, in his super hurry and his super enthusiasm, he just picked up a bottle of milk, put it in the same bowl, and heated it in the oven, filled it in the casserole, and ran. There were 2 bottles, 2 white-colored glass bottles, which both seemed like milk, exactly like milk, and he thought he was putting milk. Okay, so he heated this, took it, went. Everybody was playing, and he was going on he reached Philo auntie's house by 3:45, a little earlier than usual. But the gates are always open. So he started playing with his other 1 or 2 friends who had come. But every now 10-15 minutes, he'd come running back. Philo auntie, बाहर कब आओगे? जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना. हलवा खाओ ना, देखो ना मैं आपके लिए गर्म करके लाया हूँ, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ बाहर. She said, Philo auntie said, Babu, wait, what is the big hurry today? आज क्या? नहीं, मैंने गर्म करके लाया, मैं खुद दूध डाला है, पता है मैंने आपके लिए गर्म करके लाया, आप जल्दी खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा. She said, okay. So that day, she just came in a little 15-20 minutes early. She brought her rocking chair, sat down below the neem tree, and she's enjoying the garam, gajar ka halwa, and rocking the chair. In about 5-7 minutes, she found that there's some choking feeling. And then she found that the sun was either blinding and she couldn't see the little hillocks across the highway on the other side. ये इनको कुछ न कुछ फर्क लगने लगा, और खाने के 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, and after that she just blanked out and she just fell back on a rocking chair. And then in a few moments her eyes were wide open and she's looking up at the neem tree, and the last thing that she felt was large massive branches of the neem tree coming towards her and going up, and the kids, and suddenly Ankit himself was the first to notice, Philo auntie, and he shouted to all his friends, Philo auntie, kya ho gaya, aapko kya ho gaya? And he noticed that she was frothing at her mouth, and all kids stopped playing. Philo auntie's chair was not rocking anymore. She was just laid back, her eyes wide open, and her mouth was frothing, and she was just watching the neem tree. And pandemonium broke out. सब बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, हर कोई अपने अपने घर दौड़ा, अपने जो भी घर में जो कोई भी था,
मासी ताया मम्मी पापा, आई मीन पापा तो ज्यादातर नहीं थे, एक दो के घर में थे, वो आए and they found that they rushed, they picked up Philo aunty, someone brought the car, they took her to the hospital. She was declared dead, brought dead at the hospital. Now the usual procedure of, you know, postmortem, dhimka, falana, police came, idhar dekho, udhar dekho, kya hua, kaun the, they spoke to all the kids. And Ankit was out of his wits, shit scared, petrified, he was barely breathing. कि मैं क्या हो गया, फिलो आंटी को क्या हो गया। मैं तो हलवा दूध डाल के मैंने गरम करके मैं लाया था, ये सोच के कि आंटी को गरम हलवा पसंद आएगा। एंड मम्मा हैड ऑलवेज टोल्ड मी, मम्मा भी मुझे करके देती थी कि थोड़ा सा दूध डालो, पानी नहीं, एंड इट बिकम्स लिटिल नरम एंड गरम एंड इट बिकम्स वेरी यमी। तो ये मेरे हाथ से क्या हो गया। ही कुडंट, दैट लिटिल किड, जस्ट 10-year-old child, he couldn't understand anything. एंड ऐसे करते 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 शाम, सूरज ढल गया, अंधेरा होने लगा। And he went to his neighbor's place and he says, "आप मम्मी को बुलाओ, बस अभी अभी बुलाओ." And he's screaming on the phone, "मम्मा आप निकले हो कि नहीं, जल्दी निकलो, आप इधर आओ, फिलो आंटी गाजर।" तो बोला, हाँ बेटा तुमने गाजर हलवा दिया। मम्मा गाजर हलवा दिया, बट आप जल्दी आओ, फिलो आंटी खाया और उनका तबीयत ठीक नहीं, आप जल्दी आओ। Says, बेटा I'm just reaching, I'm just 5 minutes away from home. So as soon as the mother reached, you know, the colony people were there near her gate, her bungalow. So wondering what happened. But then everybody told her in a few minutes, like, look, this has happened, and you know, the third bungalow people, they've just taken her in their car to the hospital, and she seemed to have died suddenly. So and अंकित की आंखें फटी की फटी, ना कुछ बोले ना कुछ नहीं, वो ऊपर अपने कमरे में जाके अपनी खिड़की से लगातार फिलो आंटी को, आई मीन जहां वो, वहां से उनका पूरा बंगला और वो चेयर और वो नीम के पेड़ को देखता रहा। और वो बच्चा बोले नहीं कुछ नहीं। उसकी माँ ने कितनी कोशिश की कि बेटा क्या हुआ, बोलो। ही वाज barely breathing and he says, मम्मा फिलो आंटी, मम्मा फिलो आंटी। तो बोले बेटा आंटी तो अस्पताल में है। She didn't want to tell him clearly कि मर गई, but Ankit knew in heart of heart because he had seen her face कि नहीं मम्मा देखो, फिलो आंटी नीम के पेड़ से मुझे देख रही है और अभी भी वो उनका चेहरा उधर है पहाड़ों की तरफ, मगर उनका गले से इस तरफ कांधे और हाथ और बाकी का बदन उनके घर को देख रहा है। मम्मा फिलो आंटी से, बेटा फिलो आंटी नहीं है इधर, कोई नहीं है। एंड अंकित went on repeating that, and somehow the whole night he was very disturbed because every time he looked out of the window he could see Philo auntie suspended in midair on one of the higher branches, a rather thick, big branch, her face looking at the sunset, towards the sunset facing west, and her body east, opposite this thing, looking at her own bungalow. And next early morning, I mean, the whole night passed. He never slept, nor Ankit's mother slept. They went early in the morning as soon as the sun rose, and in the bright light, she says, "देखो बेटा, कोई नहीं है, उनका घर भी खुला पड़ा है, चलो." And luckily, another neighbor also had a spare key. So somebody thought कि कम से कम घर पे ताला तो मारे. Then people went about, you know, her funeral took place, and you know, they were, since she was a Christian person, Philomena auntie was buried with, you know, in a proper way. You know, very lovingly, very, you know, with a sad heart. People, all the people of the colony gathered and they bid her farewell. The house is locked. And cut to that incident when he was a 10-year-old boy, Ankit, to today when he is almost 38. He's a nature conservationist and a champion who fights for good environmental causes. And plus, his hobby is nature photography. Even today, slowly, you know, of course, Ankit grew up. I mean, the wheels of time cannot be stopped by anybody. He grew up into a fine young man, you know, well educated, well cultured. He chose his own subject. He did his master's in botany, and then you know, he did after that he did you know, small course of becoming a forest ranger. वो सब उसने किया और वहां पे he was तैनात था. But for many years उनकी माँ ने भी बहुत कोशिश की कि उसको है ना संगीत में दिल लगा या कुछ इंस्ट्रूमेंट सिखाए, या you know, they took to a child counselor, बहुत कुछ कोशिश की, बाकी सब ठीक था. But from that day onwards, that little Ankit till even today, he's not able to look up
to a neem tree without trepidation, without fear. उसके मन में हल्का हल्का वो डर रहता ही था कि कोई भी नीम के पेड़ दूर हो चाहे नजदीक हो या उसके नीचे तो वो कभी गलती से भी नहीं खड़ा रहता था। जो ही ऊपर देखता, इतने बरस बीत गए, वो 10 साल का था, आज ये आदमी 38 साल का है, अंकित बड़े हो गए हैं, तो भी नीम का पेड़ जब भी देखते हैं उसकी सबसे ऊपर वाली मजबूत टहनी पे फिलोमेना आंटी वहां पे होती है। एक अजीब किस्म की उनके स्मित होती है। इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट स्माइल, इट्स अ वेरी मकाब्र स्माइल। डरावना से ज्यादा भी उनकी एक मुस्कुराहट में इतनी सारी भावनाएं हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता उनके तरफ देखने के लिए। खैर और कोई देख ही नहीं पाता, अंकित ही देख पाता है। और हमेशा आज भी उनका चेहरा ढलते हुए सूरज की तरफ है, फेसिंग वेस्ट, एंड his her body is facing her own bungalow, where a bungalow was. Only thing is today the only difference is after all these years is Ankit is able to roam in the forest, look up to a neem tree. Now what he does is he smiles, and even today he says, sorry auntie, I never meant it that way. But he smiles, he's no longer scared, because Philomena auntie also gives her that weird smile, to him. But he's made peace with this. He has learned to overcome that guilt, and he has managed to somehow make himself understand and calm himself. It was not his fault, that was not his intent. So that was that, guys. Today's story for you. Philomena auntie, that is. Vaibhav's comment is amazing. Before that, I want to know, Vaibhav, आपका बेटा डरा तो नहीं ना? वो ठीक है ना? I know Karthik is small, Vaibhav ji. Karthik छोटा है, डरा नहीं ना ये कहानी सुन के। So Vaibhav ji is asking, कुमुदनी जी, आपके जैसा talented होने का कोई प्रोसीजर है क्या? कुदरत की देन है या तो कोई पिछले जन्म का कर्म है सर। अरे कुदरत मत बोलो, मेरे को फिलोमिना आंटी दिखेगी वापस। नहीं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। ओके चलो ऐसे कहते, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, ये जो कुछ भी, आई डोंट नो, मे भी पिछले जन्म से कुछ ये देन लेके मैं इस जन्म में आई हूँ, आई डोंट नो। क्योंकि मैं बहुत छोटी सी तब से ये अलग अलग जो भी कलाएं हैं, मैं जो कुछ भी एक दो चीजें आपके सामने प्रदर्शित करती हूँ, बाकी मैं बहुत सी हॉबीज परस्यू करती हूँ, ये सब कुछ उसी की देन है। आई डोंट नो। आज से तो मैं अपनी बीवी को फिलोमिना कहने वाला। बेचारा कार्तिक, अब तो उसको सोने से रहा, अब तो सोने से रहा बेचारा। डराइए मत उसको, मत डराइए बच्चे को। कार्तिक पर्दा मत खोलना। All right, that was a lovely story and that was a lovely evening. Before we go, what would you like to hear from me? A poem or a story? Your choice. Tell me quickly in the comments. Public demand पे क्या पेश किया जाए? Okay, Kumudini saying poem, Bhavna saying poem, Arnab saying poem. Okay, poem. My God, everyone wants to hear a poem. Okay, then now tell me Hindi or English. Fastest finger first, khelo, chalo. Hindi, my poem on women empowerment. Okay. Okay. You know, Vaibhav, you're lucky. I actually have something written on women empowerment. I don't know if there's something I have read in the past that you're referring to, but there is something I had written in English for Women's Day recently, which is called I Am Woman. I'm going to read a few lines from that. So yeah, I am woman. I can woo a man. I can womb a man. I'm woman. I can uphold the legacy. I can do the new. I'm woman. I can rise from the ashes. I can reduce you to ashes. I am woman. I can pray. I can slay. I am woman. I'm the fire that fuels the world, the water that cleans it, the air that thrives it, the earth that holds it, and the space that evolves it. I am woman, of the universe, from the universe, for the universe.
So this is something I had written recently for Women's Day. Thank you. I can see the applauses coming in. And for those of y'all who had asked for something in Hindi, as before we close, I'm going to quickly read a few lines. हमने देखा है कालेपन की सुबह को सुनहरेपन का रंग ओढ़ते हुए। हमने दिल के शोर को सुकून भरी खामोशी में बदलते देखा है। हमने चट्टान से सीने को तिनकों में बिखरते देखा है। हमने राख से अमर पक्षी इज फीनिक्स फॉर दोज हू डोंट नो। हमने राख से अमर पक्षी को पंख फैलाकर उड़ते देखा है। हमने खुद को गिरते देखा है। हमने खुद को उठते देखा है। हमने खुद को सवाल पूछते देखा है। हमने खुद को जवाब ढूंढते देखा है। आत्मा बिना शरीर त्यागे रूप कैसे बदलती है, इस आत्मा के सफर को अपने अंदर बदलते देखा है। जो आशीर्वाद है दिमाग से परे है, हमने कायनात के उन करिश्मों को अपने अंदर पनपते देखा है। So that was about it. This poem was, both these poems basically come with a similar premise that women and men, basically, we are all children of the universe. There are umpteen phenomena happening around us. We don't understand them, but always remember this: you are a child of the universe, and whether you know it or you don't, the universe is always looking after you. Whether you think that God is looking after you, whether you think that upar wala dekh raha hai, or you say it is positive energy, the law of attraction, different people have different ways of looking at it. But the fact is, the universe is always looking after you. We came from the universe and we live with the universe. So on that note, we come to the end of this evening. And before we sign off, we are gonna share the feedback form with you guys. We are gonna share the website link. Do follow us, share your feedback, let us know what you liked, what you didn't like. Check out the website, clap.center, for the lineup of more amazing events to come. And follow Clap on clap.center on Instagram, on Facebook. Connect with us on our WhatsApp groups. Connect with us on our Facebook group, Friends Who Like Clap. And stay connected, keep writing. If you guys want to read more of my creative writing, follow me on the hashtag on my Instagram handle. That's the Inkheart Diaries by Neha Ved. There are two IDs. One is my personal ID and one is Inkheart Diaries. So if you'll search by my name, you may get both, but I am available on the Inkheart Diaries. So do follow me and keep sharing your feedback. And thank you for that lovely, lovely evening. All right. Okay. Thank you. See you. Bye-bye.